नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रोटियन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो जब मैं प्रोटियन ई गवर्नेंस को पढ़ रहा था तो इस कंपनी के एनालिसिस के वक्त मुझे दो डिविएशंस दिखे। सबसे पहले मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है पिछले 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 13% है, जो एक एवरेज सेल्स ग्रोथ है। पिछले 4 क्वार्टर्स का तो -3% है, जो एक बिलो एवरेज नंबर है। पिछले 3 साल का कंपाउंडेड अर्निंग्स ग्रोथ 3% है, बिलो एवरेज है। और पिछले 4 क्वार्टर्स का तो -33% है, तो ये तो बिलो से बिलो एवरेज है, राइट। तो हमारा जो कट ऑफ होता है 25% सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ का, ऑब्वियसली उस कट ऑफ पे ये कंपनी खरी नहीं उतर रही है। बट इन सब चीज़ों के बावजूद भी इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है पिछले 1 साल में वो करीबन 230 या 202.3x या फिर 230% से ऊपर गया है। तो ये कंपनी काफ़ी रिसेंटली लिस्ट हुई है, पिछले साल दिसंबर में FY23 में ही 2023 में एक तरह से कंपनी लिस्ट हुई है और इसका स्टॉक प्राइस 228% से ऊपर गया है। And the reason for the stock price to go up is not earnings. In fact, there is a earnings contraction over here, -33%. It's actually liquidity. तो मार्केट ने इस कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। जब मार्केट कंपनी के अंदर पैसा लगाता है, नोइंग द फैक्ट दैट द अर्निंग्स ग्रोथ और द सेल्स ग्रोथ इज़ नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो मार्केट कंपनी को ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वी बिलीव इन योर आइडिया, आपका आइडिया ज़बरदस्त है, हमको पता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, आपका अर्निंग्स ग्रोथ जब आ जाएगा तब आ जाएगा, बट अभी हम इसमें पैसा लगा रहे हैं, राइट। लेट्स से अगर अगले 2 या 3 साल में ये अर्निंग्स ग्रोथ 20% 25% का अर्निंग्स ग्रोथ है वो नहीं आता है, तो क्या होगा? स्टॉक गिर जाएगा? स्टॉक नहीं गिरेगा। स्टॉक इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि इस कंपनी में जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.5% है, विच आई थिंक इज़ अ फेयरली डिसेंट डिविडेंड यील्ड फॉर अ स्मॉल कैप कंपनी, राइट। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो जब कंपनी में पैसा लगाते हैं और लेट्स से वो कंपनी में कैपिटल गेन्स नहीं होते उनके, राइट, बट स्टॉक प्राइस गिरता नहीं है, तो भी वो कंपनी में टिके रहते हैं क्योंकि उनको लगता है यार डिविडेंड तो मिल रहा है, स्टॉक प्राइस गिरा तो नहीं, 30% 40% से गिरा तो नहीं, वो अच्छी बात है, साइडवेज मूव कर रहा है। तो जब तक ये इसका अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगा तब तक ये स्टॉक प्राइस जो है वो साइडवेज मूव करना शुरू हो चुका है, ये साइडवेज ही मूव करता रहेगा जब तक इसका अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आता है, राइट। इंस्टीट्यूशंस भी हेजिटेट करते हैं ऐसे कंपनीज को एग्जिट करने के लिए बिकॉज इट्स अ फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव कंपनी। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस 623 करोड़ का फ्री कैश फ्लो या कैश पड़ा है कंपनी के पास। दे हैव डिसेंट कैश ऑन द बैलेंस शीट एज वेल, फ्री कैश फ्लो कंपनी है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी पैसा बैलेंस शीट पे पड़ा है, राइट। तो जो FIIs DIs भी होते हैं वो लोग भी ऐसे कंपनी से अपना स्टेक कम नहीं करते, वो लोग भी बोलते हैं कि रुक के देखते 1 साल 2 साल और क्या होता है, राइट। तो ये एक डिविएशन मुझे दिखा। दूसरा जो डिविएशन मुझे दिखा वो है विद रिगार्ड्स टू द ओनरशिप ऑफ द कंपनी। सबसे पहले तो इस कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं है, इस कंपनी में प्रमोटर नहीं है और इसके FIIs का जो स्टेक है पिछले 1 साल में वो 10% से 7% हुआ है, राइट। इसके DIs का जो स्टेक है पिछले 1 साल में वो 41% का 29% हुआ है, राइट। इसका पब्लिक का स्टेक जो है वो इंक्रीज हुआ है, बट FIIs और DIs का स्टेक, इंस्टीट्यूशंस का स्टेक जो है वो इसमें कम हुआ है। तो इज दिस अ रेड फ्लैग? नॉट एक्चुअली। तो कंपनी जब 1996 में जब फाउंड हुई थी तो इसमें करीबन 15 इंस्टीट्यूशंस ने इसके कस्टोडियन बन के ये एक डिपॉजिटरी सर्विसेज को एक तरह से फाउंड किया था, राइट। और वो कंपनीज थे सिटी बैंक, डॉइच बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये जो बड़े बड़े बैंक्स थे तभी के, 1996 की बात कर रहा हूँ मैं, वो सब इंस्टीट्यूशंस ने इस कंपनी में पैसा लगाया था। देयर वाज इंडिया इन्फोलाइन एज वेल। I don't know whether India Infoline invested in 1996 or it came later on, but I saw a lot of stakes which India Infoline, which is 361 right now, had invested in this company, right? तो जब इस कंपनी को IPO करना था, राइट, ऑफर फॉर सेल निकाला 1 साल पहले इन्होंने, 490 करोड़ रेज करने थे, तो ये 15 में से 7 इंस्टीट्यूशंस ने अपने थोड़े थोड़े से स्टेक्स डाइवेस्ट कर दिए, राइट। एंड पिछले 1 साल में कुछ और ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो 15 में से जिन्होंने अपने स्टेक्स थोड़ा डाइवेस्ट किए थे, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक तरह से 0.01% डाइवेस्ट किया है, राइट। तो ऑल दीज कंपनीज डाइवेस्टेड देयर स्टेक बट नोबडी डाइवेस्टेड फ्रॉम दिस कंपनी इन फुल, राइट। तो अभी तक ये जो भी मेजर स्टेक होल्डर्स है 15, वो अभी तक इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो इट्स नॉट अ रेड, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इट्स नॉट अ रेड फ्लैग, दो द फैक्ट दैट यू नो the stakes of FIIs and DIs have gone down in this company. इसमें एक famous investor है रमेश दमानी. रमेश दमानी is like a very famous investor. He normally invests in PSU companies, right? तो बहुत सारे investors जो होते हैं वो micro cap, small cap से अपना network बनाते हैं. कुछ investors, turn around companies से अपना network बनाते हैं. For example, Kenneth Andrade is
one investor who has built his net worth, who's a famous fund manager जो turnaround companies से अपना net worth बनाते हैं, right? Ramesh Damani is a person who has actually made his net worth by investing in PSU companies, right? So this is not a PSU company per se, but it works with a lot of state and central government kind of stakeholders, और एक तरह से central depository है एक तरह से, तो if not a PSU, it's like a semi-PSU, and digital public infrastructure बना रही है इंडिया का. So the category that it falls into is digital public infrastructure. दो तरह के businesses है इस कंपनी में, एक तो legacy business है और दूसरा new business है. तो legacy business is nothing but जो PAN का issuance होता है, right? The first service that they give is like PAN issuance. For example, 97% अभी तक के जो पैन कार्ड इशू हुए हैं, जो भी इशुएंस हुआ है वो इस कंपनी के वजह से एक तरह से हुआ है, राइट? तो आपका टिन इशुएंस जो टैक्सेशन में टैक्सेशन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो ये कंपनी एक तरह से इशू करती है, राइट? तो बहुत रिसेंटली मुझे अपने पैन पे अपना नाम चेंज करना था. नाम चेंज मतलब फॉर एग्जांपल मेरे इनिशियल्स जो थे वो गलत थे, मैंने फादर का सिर्फ इनिशियल लिखा था बट आधार में मेरे फादर का फुल नेम था, तो मुझे फुल नेम डालना था पैन में. तो आई वेंट टू द वेबसाइट ऑफ this company itself, and these people charged like 250 rupees to completely update my PAN number. So they issue PAN as well, and they kind of make changes in the PAN whenever required. One could approach them. For example, Aadhaar card में बहुत लोगों को अपना address change करना होता, तो you have to go to one of the offline centers of this company to kind of get those details changed, right? तो आधार कार्ड की बात हो रही है, तो आधार का पूरा स्टैक इन्होंने बनाया, जो फाउंडेशनल स्टैक है, और उसके ऊपर जो वैल्यू एडेड सर्विसेज आ रहे हैं आधार के. फॉर एग्जांपल जो ब्रोकरेजेस होते हैं, व्हेन यू गेट ऑनबोर्डेड ऑन वन ऑफ द ब्रोकरेजेस, तो ऑनबोर्डिंग में आपको ई साइन या ई KYC होता है. दैट इज समथिंग विच इज बिल्ट ऑन द स्टैक विच इज मेड बाय दिस कंपनी, राइट? व्हेन यू ओपन अ न्यू अकाउंट आपको पैन डिटेल्स की जरूरत होती है, आधार डिटेल्स की जरूरत होती है, राइट? सो दिस कंपनी काइंड ऑफ हैज बिल्ड द स्टैक फॉर आधार कार्ड, आधार एंड wherein value added services over there get added. So जो पहला for example PAN की मैंने बात करी, it was more of a B2C thing wherein I had to pay 250 rupees and they charged me 250 rupees. So the business model is more of a B2C model. When you talk about e-sign and e-KYC, जो BFSI companies, NBFCs या फिर जो fintechs आए हैं, brokerages आए हैं, उस पे होता है, it's more of an annuity model over there, right? तीसरा जो इंपॉर्टेंट सबसे मैं भूल गया वो है NPS का. फॉर एग्जांपल इंडिया में जो पेंशन का पेनिट्रेशन है वो 6% है, तो जो भी सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग होता है NPS के लिए या फिर अटल योजना के लिए, अटल पेंशन योजना के लिए, वो ये कंपनी बनाती है एक तरह. दिस इज द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स द कंपनी हैज पिक्ड, एंड फॉर द लास्ट like 20-25 odd years, 30 odd years, this company has fulfilled 18 projects. एंड आगे जाके जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को आगे एक तरह से करना चाहती है. फर्स्ट इज ONDC, राइट? तो एक ओपन डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है जिसपे जैसे UPI में आपका फाउंडेशनल लेयर आपके पास है, ऊपर गूगल पे, फ़ोन पे आते हैं, उसी प्रकार आप एक स्टैक बना रहे, एक फाउंडेशनल स्टैक बना रहे हो ONDC का. उसके ऊपर आपके मोबिलिटी, बायर्स, सेलर्स, e-commerce, buyers, sellers, healthcare services, वो सब एक तरह से आएगा, right? So it's more of a government and it's more of a public-private partnership with which the model of this company is, right? So there are major tailwinds that this company has. तो workforce formalization जो हो रहा है, करीबन अगले 10 साल में 40 करोड़ लोग एक वर्किंग इकोनॉमी में आएंगे, तो उनको पैन, आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, राइट? गवर्नमेंट इतने फाइनेंशियल वेलफेयर स्कीम्स निकालती है जिसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है, राइट? तो उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, राइट? एंड पेंशन, एज आई टोल्ड, इज जस्ट 6%. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अंडर पेनिट्रेशन दैट पेंशन हैज़ करंटली, राइट? तो इसके जो लेगेसी बिजनेस है या फिर इसके जो 3 बिजनेसेस की मैंने बात की, दीज आर लेगेसी बिजनेस, एंड द रीजन वाई द कंपनी इज ग्रोइंग एट 8% और 3% ओवर ईयर इज बिकॉज दीज बिजनेसेस आर ग्रोइंग एट 8%, राइट? तो ये काफ़ी लेगेसी बिजनेसेस है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से थोड़ा ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी थोड़े सफ़र कर रहे हैं, बट द ग्रोथ एट विच दीज लेगेसी बिजनेसेस आर ग्रोइंग इज जस्ट 8%, राइट? तो कंपनी ने गाइडेंस दी है कि इनके जो नए बिजनेसेस आएंगे, विच इज़ ONDC, विच इज़ आपका जो भी क्लाउड आर्किटेक्चर बना रहे हो या फिर डेटा एनालिटिक्स जो BFSI कंपनीज के साथ शेयर करेंगे, एग्री स्टैक जो है, ये जो नए बिजनेसेस आएंगे, these businesses will command a sales growth of around 30%. But the problem is the gestation period and the
पीरियड फॉर दीज बिजनेसेस अराउंड 2 to 3 years. तो फॉर एग्जांपल जेस्टेशन पीरियड अगर मुझे सिंपल तरीके से समझाना है तो लेट्स से मुझे एक स्टील प्लांट डालना है जिसके लिए मुझे 1000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी. तो 1000 करोड़ मेरे पास है, तो इन्वेस्टर या फिर बोर्ड मुझे पूछेगा कि ठीक है, वील गिव यू 1000 रुपीज़ 1000 करोड़, बट इसका जेस्टेशन पीरियड, ये कब तक स्टील प्लांट तैयार होगा? तो मैं कहूँगा कि 3 साल में ये स्टील प्लांट तैयार होगा. तो जेस्टेशन पीरियड इज़ 3 years. अब फिर पूछेंगे व्हाट वुड बी द पे बैक टाइम फॉर वट एवर इन्वेस्टमेंट दैट वी आर पुटिंग इट, कि ये जेस्टेशन पीरियड तो 3 साल का हो गया, स्टील प्लांट बना दिया, इसका कब तक 1000 करोड़ कब तक रिकवर करके दोगे? फिर मैं कहूँगा कि मुझे करीबन 5 साल लगेंगे कि ये पूरे 1000 करोड़ रिकवर करके देने के लिए. तो पे बैक टाइम इज़ 5 years, राइट. इस बिजनेस में जो भी ये नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं, ONDC, राइट, एंड यू नो द वैल्यू एडेड सर्विसेज इन आधार, राइट, आपका जो भी डेटा एनालिटिक्स एंड क्लाउड आर्किटेक्चर बना रहे हैं, द जेस्टेशन पीरियड इज अराउंड 2 to 3 years. So it will take some time, it will take another couple of years for the new businesses to actually fire. और जब वो new businesses fire करेंगे तब आपका जो earnings growth है वो 20% 25% दिखना शुरू होगा, राइट. इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि if one wants to invest in this company right now, then sideways मूवमेंट स्टॉक का काफ़ी वक्त तक रहेगा. इट इज़ ओनली आफ्टर दैट, वंस द अर्निंग्स ग्रोथ कम, उसके बाद ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाना शुरू होगा, राइट. सो दिस वॉज द फ्यूचर गाइडेंस एंड द फ्यूचर सेल्स ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी. अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो काफ़ी डिसेंट है, थोड़ा कंपिटिटिव प्रेशर आ रहा है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थैंकफुली सेकंड डबल डिजिट्स में है. नेट प्रॉफिट मार्जिन 11% है, तो अदर इनकम की वजह से जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% से ज़्यादा 11% है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ 14%, इट्स ऑन अ वीकर साइड. काफ़ी एसेट लाइट कंपनी है, इट्स अ टेक कंपनी है, इट्स नॉट एन एसेट हैवी कंपनी, टेक कंपनी है. फिक्स्ड एसेट टू टोटल एसेट रेशियो अगर आप देखोगे तो 9% है. देर इज़ इनफ कैश ऑन द बैलेंस शीट द वे वी डिस्कस्ड, राइट. बैलेंस शीट पे कोई डेट नहीं है, डेट इसका पूरा जीरो है. वर्किंग कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी सही है इसका. रिसीवेबल डेज अराउंड 70-80 तक रहता है. ट्रेड रिसीवेबल्स भी ज़्यादा नहीं है, 182 करोड़ थे अगर 5 साल पहले, तो अभी 198 करोड़ है. तो वर्किंग कैपिटल साइकिल और बैलेंस शीट स्ट्रेंथ काफ़ी सही है. फ्री कैश फ्लो कंपनी है ये, राइट. और इसका डिविडेंड यील्ड 0.5 है, राइट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अराउंड 10% 12% के है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे वुड इम्प्रूव वंस जो नए बिजनेसेस है वो फायर करना शुरू करेंगे, राइट. रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड लोअर साइड पे 11% है. तो लेट्स से रिटर्न ऑफ इक्विटी इज लाइक इफ समवन हैज पुट, इन्वेस्टर हैज पुट 100 रुपीज़ इन दिस कंपनी, तो उनका जो रिटर्न है पिछले 3 साल का एटलीस्ट पिछले 3 साल का 13% है, विच इज़ वेरी एवरेज. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द लास्ट 3 years इज 17%. तो जो लेगेसी बिजनेसेस है वो इतना फायर नहीं कर रहे, उनका सेल्स ग्रोथ भी कमज़ोर है. तो वंस द सेल्स ग्रोथ ओवर ईयर बिकम्स बेटर, राइट, जब सेल्स ग्रोथ इंक्रीज होगा तो आपका जो भी बिजनेस में जो बाकी आपके मेट्रिक है जो काफ़ी डिसेंट है वो एक तरह से और अच्छे दिखना शुरू करेंगे, राइट. तो डेट नहीं है, बैलेंस शीट काफ़ी सही है कंपनी की, राइट. सो इफ आई जस्ट हैव टू समराइज दिस कंपनी, राइट, तो लॉन्जिविटी ऑफ सेल्स ग्रोथ इज फेयरली, बिकॉज ये these are foundational services that the company is building. For example, Aadhaar was revolutionary, UPI is revolutionary, right. Similarly, ONDC is going to be revolutionary. So the longevity of sales growth is going to be high. There are enough sectoral tailwinds. जैसे मैंने कहा, workforce participation increase करेगा, under penetration of pension is one thing, right. टैक्स भी आई थिंक 2.5 करोड़ लोग ही टैक्स एक तरह भरते हैं और वो एक नेट बड़ा होते जाएगा. तो सेक्टोरल टेलमेंट्स काफ़ी है. प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स को मैंने मॉडरेट कहा है बिकॉज अभी तक वो मुझे विजिबिलिटी दिखी नहीं है अर्निंग्स की. बहुत अच्छी बात है, ये नई नई चीज़ें कंपनी लेके आ रही है, बट देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ फॉग अराउंड कि कब होगा, ये कैसे होगा, अगले 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, राइट. तो प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स पे मैंने मॉडरेट कहा है कंपनी को, राइट. NPM जो है 10 से ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द बिजनेस इज हाई. इफ इट एक्सपैंड्स फर्दर देन द रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल गो अबव 20%, बट जब तक फिलहाल जो है वो 15-14 के रेंज में ही रहेंगे. प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ कैश फ्लोज इज हाई. वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी टाइट है इस कंपनी का. इट कन्वर्ट्स प्रॉफिट्स इनटू कैश फ्लोज, तो दैट इज़ फाइन. सेल्फ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बैलेंस शीट इज डिसेंट. इट्स अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, इस पर कोई डेट नहीं है. वर्किंग कैपिटल एकदम सही है, कैश है बैलेंस शीट पे, एसेट लाइट मॉडल है. वैल्यूएशंस मैंने are high as we had discussed in the first point itself. कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है बहुत ऊपर जा चुका है और जब तक अर्निंग्स नहीं आएंगे तब तक स्टॉक प्राइस साइडवेज मूवमेंट ही करेगा, राइट. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट Protean e-governance. Hope you like the analysis. If you have, please like and share it and follow this channel for more such videos. This is not a stock recommendation. Please do your own research before you invest in the stock market. Thank you very much for your time. Please do take care. Bye bye.